आज सदन समाप्त हुआ बिना किसी काम पर। बीजेपी की नई हरकत, वह सदन नहीं चलाना चाहती। लगातार 2 दिनों से फिर सदन बंद, क्योंकि बीजेपी की सरकार डरती है। सच की आवाज वो सुनना पसंद नहीं करती, ना ही सच्चाई से जीने की उनकी भीतर ताकत है। डिजास्टर पर हम लोगों को बोलना था, वह प्रक्रिया भी बंद हो गई। कई ऐसे हम लोगों ने मुद्दे दिए थे, लगता नहीं कि सत्र अब चलेगा। आज हम लोगों ने कॉलिंग अटेंशन भी दिया था, प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस भी थी और एडजॉर्नमेंट मौसम भी था। देश भर में हो रहे क्वेश्चन पेपर लीकआउट का और लगातार विभिन्न राज्यों में नॉर्मलाइजेशन विषय को लेकर बच्चों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। पहले उत्तर प्रदेश की आतंकी सरकार, निरंकुश सरकार ने अपने काले कानून और हिटलर और चंगेज खां की तरह सियासत के आतंक से बच्चों को कुचला दिया, उसकी आवाज दबाई, बच्चों पर केस किए गए, जेल भी गए। अब बिहार की बारी। याद कीजिए, पहला दिन जब ओथ था तो मैंने हैशटैग रीनीट जैसे मुद्दे, जो देश भर के लिए एक बड़ा विषय था, या आश्चर्य होगा आपको कि वो विषय भारत सरकार की नजर में कहीं से भी गंभीर नहीं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब 2-3 मुद्दे हैं, धर्म, मंदिर, मस्जिद, जाति और उद्योगपति पूंजीपति अदानी का पैसा। आप विषय ही नहीं इस देश में चुनाव का। किसान पंजाब के लगातार 3 महीने से सड़कों पर बैठे। मैं मानता हूं कि इस हिंदुस्तान में बिहार और यूपी का जहर जाति का प्रकाष्ठा पर, उन्हें किसान जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करती। न उन्हें एमएसपी चाहिए, बस जाति इनके लिए परफेक्ट अच्छा है। कोई नई बात नहीं है बच्चों पर दमन। जब से 40 सालों के अंदर और जब से लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, कभी इस गठबंधन की, कभी उस गठबंधन, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 7 लाख में पेपर बिकते रहे और ये कॉमन विषय हो गया।
ये आम विषय है। और इसमें कोचिंग भी इन्वॉल्व रहते हैं, सरकार भी इन्वॉल्व रहता है, संस्थाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी। एक तो लगभग एग्जामिनेशन बंद हो गए, रेलवे का एग्जामिनेशन बंद हो गया, बैंकिंग का एग्जामिनेशन बंद हो गया। भारत सरकार के विषय में एग्जाम और रोजगार शब्द नहीं है। मैं देश भर के बच्चों से यह पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के आवाज में कभी आपने रोजगार शब्द सुना? रोजगार किसी भी सत्ता वाले, जात वाले नेता के मुंह से कभी अर्थव्यवस्था पर बातें सुनी? कभी भी? चुनाव की तारीख नजदीक आते ही यात्रा शुरुआत हो जाती। इन लोगों को जनता, महिला और वर्कर याद आने लगते। 4.5 साल तक इन लोगों के लिए जनता मुद्दे नहीं है, विकास मुद्दे नहीं है, और लोगों की जिंदगी, ये आश्चर्य होगा आपको, इनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं आता हूं 3 विषय। पहला विषय आज का लाठीचार्ज। वन टाइम एक क्वेश्चन पेपर और एक डेट में छात्रों की मांग है कि एग्जामिनेशन हो। दूसरा, इसमें इस सर्वर डाउन होने के चलते बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, उसका फॉर्म फिर से फिलअप किया जाए, भरा जाए, और एग्जामिनेशन का डेट बढ़ाए। आज का लाठीचार्ज का मुद्दा यही है। वैसे तो लाठीचार्ज कल भी त्रिवेणीगंज में थाना के पुलिसिया जुर्म के खिलाफ हुई है, वहां भी लोग जेल गए हैं। निरंकुश शासन प्रशासन के द्वारा एफआईआर लॉन्च हुआ है। और आज पटना में अपनी जिंदगी के लिए उम्मीद लेकर आए हुए बच्चे एक विश्वास के साथ सरकार से अपने जीने के रास्ते तैयार किए, और वो सिर्फ आवाज देने चले। उनका गुनाह इतना नहीं था। नौकरी पाने वाले बच्चे कभी भी लाठी, गोली, पत्थर नहीं चलाते, वह इससे बचते हैं। उनको लगता है मैं अपने भविष्य को दांव पे ना लगाऊं, क्योंकि उनके पास कई मौके आएंगे। यह एग्जाम नहीं होगा तो किसी और चीज की भी तैयारी होगी, तो किसी भी केसों में दर्ज होकर के वो अपने भविष्य को समाप्त नहीं करना चाहते। तो जो अपने भविष्य के प्रति जवाबदेह है, वह कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेगा, वह संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करता। तब जब हम महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते, मैं मानता हूं भाजपा को नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे चल रहे, उन्हें आज संविधान दिवस है, और संविधान दिवस पर उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर याद नहीं आते।
उन्हें गांधी याद नहीं आता, नेहरू याद नहीं आता, पटेल और लाल बहादुर शास्त्री याद नहीं आता, उन्हें याद आता है नाथूराम गोडसे। उनकी सतत प्रक्रिया, चाहे वो अंग्रेज के समय इनके पुरखों ने समझौता किया हो, दलाली की हो और देश की गुलामी में बढ़कर हिस्सा लिया, न उन्हें पता है मेरी आजादी का, न आज इन्हें पता है समाज के मिडिल क्लास गरीब आम आदमी के बच्चों की जिंदगी। वह सिर्फ लाठी और गोली चलाना जानते, वह सिर्फ रौंदना जानते, आवाज को दबाना जानते, आजादी को छीनना जानते, अधिकार को खत्म करना जानते, विचारों को मारना जानते। उनका एक ही विचार है और वो हिटलर की तरह शासन करना। आज जो हुआ वह बहुत गलत है। ये मैं मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में यह लाठीचार्ज, निरंकुश और तानाशाह सरकार के प्रशासन का सबसे बड़ा विफलता है। मैं धन्यवाद दूंगा रहमान जी को भी, गुरु रहमान जी को, कि आप बच्चों के साथ खड़े रहे और जो भी शिक्षक। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षक जब कभी किसी आंदोलन में शरीक होता है तो वो आंदोलन ग्रुप में अन्य चीजों में बढ़ जाता है। अपने अपने, चूंकि वो किसी न किसी कोचिंग के मालिक होते हैं, आम बच्चे या आम लोगों को या दूर के लोगों को लगता है कि क्या इस किसी भी तरह के ऐसी संघर्ष में क्या इन शिक्षक की भूमिका क्या हो। शिक्षक आते हैं तो क्या वह अपने अपने कोचिंग के बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं या हर बिंदु पर आवाज देते। याद कीजिए रेलवे की घटना, जिसमें देश भर के शिक्षक मोदी जी के पक्ष में खड़े हो गए थे। आज भी मैं आग्रह करूंगा, अच्छे शिक्षक हैं सब लोग, खान सर को, कि आप नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं, उनसे बात करें। जब आपकी क्षमता एक सरकार के साथ है और नीतीश कुमार जी के बहुत सानिध्य में है, तो फिर आंदोलन के रास्ते से बेहतर है सरकार को बच्चों की भावनाओं को बताते हुए और उसके लिए एक रास्ता निकालना। मेरा सलाह है आप सबसे, जहां तक बीपीएससी का सवाल, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह। हम बीपीएससी को गाली दे रहे हैं, सिस्टम को नहीं, सरकार को नहीं। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी इंजीनियरिंग का हो, बिजली बोर्ड का हो संस्था, ये नाम मात्र संस्था है, नामित सरकार के द्वारा होता है। सरकार ऐसी संस्था को संचालित करती है। हमाम में सब नंगे, हड़ताल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। सब लोग गिद्ध दृष्टि से सिर्फ एन केन प्रकारन पैसे को कमाना चाहिए। ये जो गिद्ध लोग बैठे हैं वो किसी न किसी रास्ते अलग अलग दिनों क्वेश्चन को अलग अलग करके एक माध्यम बना करके पैसे की वसूली
कान ऐसे नहीं पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो। आरक्षण को खत्म ऐसे ना करो तो बैक दरवाजे से कर दो। चाहे क्रिमिनल का मामला हो, चाहे कई ऐसे ओबीसी के बच्चे हैं जिनको आईएएस आईपीएस रैंक 6 महीने से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस देश में नहीं मिल पाए और वो सड़कों पर दर दर भटक रहे, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने दिल्ली में जारी रखी है। हम अभी गए थे, मैंने कई बार, एक बार मैं देखता हूं बच्चे हमेशा बटे रहते हैं, हो करते हैं। बच्चों की दिलचस्पी लक्ष्य को पहुंचने में नहीं होती, बहुत हल्के तरीके से बातों को वो लेते हैं और उसमें जब टीचर की भूमिका आ जाती है तो बच्चे विभिन्न चीजों में बढ़ जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा छात्रों से, जब तक किसी भी लक्ष्य का एक वे नहीं होगा, एक बेहतर सोच नहीं होगी, एक बेहतर रास्ते नहीं होंगे। केनाल के पानी को यदि आप शहर में ले जाने का माध्यम नहीं बनेगा तो पानी बाढ़ का रूप ले लेगा या फिर वो पानी खेत में फैल जाएगा। और यही होता है प्रत्येक आंदोलन और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। वैसे अभी चुनावी साल है, सरकार को डर तो होनी ही चाहिए, लेकिन सरकार को इस बात की पूरा मुकम्मल पता है ये जो बच्चे हैं ये कोई न कोई हिंदू है, मुसलमान है, राजपूत है, जादव है, ब्राह्मण है, लाला है, पासवान है, जाति है, ये छात्र नहीं है। और फिर चुनाव के वक्त यदि हम महिलाओं को 2000 रुपया दे दिए तो इस मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं है, वोट तो मिल ही जाना है। मंदिर बन ही रहा है, हिंदू मुसलमान फिर आने ही वाला है, फिर नया रंग करने ही वाला है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति बटने ही वाला है। तो इसीलिए इन नेताओं को पता है कि विकास से और ऐसे चीजों से वोट कभी नहीं इस देश में पड़ती। बस चुनावी साल में हम जो एक वादा करते हैं और कुछ लोगों के खाते में नोट डाल देते हैं, वोट उसी से मिलती है या जातीय उन्माद से या धार्मिक बंटवारे से। कटोगे बटोगे, खोदो इंडिया, काटो इंडिया, बांटो इंडिया। इसीलिए ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। मैं आपसे हृदय की गहराइयों से कहना चाहूंगा कि सोमवार को इन मुद्दों को पुनः मैं लोकसभा के भीतर मजबूती से रखने का प्रयास करूंगा। एडजॉर्नमेंट मोशन भी लाऊंगा। स्पीकर साहब से आज भी मैं मिला था, कल भी बोला था कि इस मुद्दे को उठाने का मौका दिया जाए, लेकिन जब मल्लयुद्ध और शीतयुद्ध कांग्रेस और बीजेपी के बीच बिना सिर बथान के और अदानी के पक्ष में लोग खड़े होकर के अदानी के मुद्दों को खत्म कर पूरी सत्र ही बर्बाद करने में लगेंगे तो आम आदमी की आवाज कब उठेगी? सियासत का गंदा चरित्र से थक चुके हैं और ऐसे आंदोलन से भी मैं थक चुका हूं जिसका कोई सर बथान नहीं है
और हर आंदोलन किसी न किसी मुट्ठी भर दलालों के हाथ गिर भी रह जाती है और आंदोलन का कोई बड़ा आउटपुट और रिजल्ट नहीं निकल पाता। मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि आंदोलन में अस्थिरता और परिपक्वता, पेशेंस की बहुत जरूरत है। आप उग्र न हो और लंबे समय तक एक व्यापक रूप से संख्या बल के साथ हमें मरने के जज्बा के साथ बैठना होगा और आवाज हमें लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर हमें इस सरकार को चैलेंज देना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं, जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4 बार लाठी चार्ज किया है वो सस्पेंड हो, इंक्वायरी हो, हमारे बच्चों की डेट बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन के लिए 1 टाइम 1 डेट को निश्चित रूप से तय किया जाए, 85-80 हजार बच्चों के भविष्य को खत्म न किया जाए। आप यदि सही माने गांधी के रास्ते और जेपी के रास्ते नीतीश जी, कर्पूरी जी के दत्तक पुत्र हैं, तो बीजेपी से अलग हटके आप इस बच्चों के भविष्य की चिंता करिए। मैं बच्चों के साथ एज ए भाई, पिता की तरह मेरी परछाई साथ खड़ा है और यह आवाज सदन में उठेगी। मैं नैतिक समर्थन के लिए एयरपोर्ट से उतरते ही हम गए और बच्चों के साथ कुछ पल बिताए। फिर मैं कहूंगा, खान सर और गुरु रहमान जी या और कोई शिक्षक, आप अपनी ताकत और ऊर्जा को क्षय मत कीजिए और उसका इस्तेमाल सरकार से मिलकर बच्चों की जिंदगी के भविष्य की गहरी चिंता करें। खान सर, आप कर सकते हैं, आप में वो योग्यता है, आप सरकार के नजदीक हैं, आप जरूर वार्ता करें और बच्चों को लाठी गोली से बचाएं। दूसरी तरफ मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। लगातार मैं इस बीच में बिहार की सियासत में कभी नीरज जी का बयान सुनता हूं, कभी मंत्री जी नीरज सिंह के गाली गलौज को सुनता हूं। मंत्री जी, आप मंत्री हैं, सभी जाति धर्म के मंत्री हैं, हमारे भी मंत्री हैं, आप हमारे परिवार की तरह हैं। हमेशा मैं आपका साथ दिया है और मैं आपका सम्मान करता हूं। आपकी वाणी संविधान और कानून के दायरे में हो तो ज्यादा अच्छा। वैसे हमारा एक अदना सा बच्चा हो या मेरे घर का कुत्ता भी आपसे ज्यादा मजबूत है और आपसे ज्यादा ताकतवर है। आप जिस तरह के विचार और वाणी बोलते हैं, इससे समाज में नफरत पैदा होगा, आपकी क्षति तो कम होगी। आप हो सकता है इसी सहारे जाति के नेता हो जाए या जाति के गुंडों के नेता हो जाए, लेकिन समाज को आप झोंक देंगे, ये सही नहीं है। मैं फिर याद दिलाता हूं और बार बार याद कीजिए, जब सुशांत की हत्या हुई थी तो हम पहली बार बोले थे सुशांत की मर्डर हुई है और सबसे पहले हम गए थे। तब वो मेरा परिवार था, आज भी वो मेरा परिवार। आपकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी, सुन रहे ना मंत्री जी, तो मैंने एमएलसी साहब कम्युनिस्ट के यादव जी को हराया और आपकी पत्नी के साथ एक बड़े भाई की भूमिका में बहू की तरह
पैसे भी लगाए और शरीर भी लगाए। यादव को हराकर मैं आपकी पत्नी को मैंने जात नहीं देखा, मैं विचार को देखा। और उस वक्त आप कई बार फोन किए थे, तब हम आपके साथ खड़े हुए और आपकी पत्नी एमएलसी बन के आई थी। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आप दूसरों की जोरन में फोरन क्यों डालते हैं? आपको किस बात से कष्ट होता है? मैं तो कभी आपके किसी रास्ते आड़े नहीं आता हूं। आग्रह है कि थोड़ा सा संभलिए, सोचिए, कहीं यह विवाद बड़ा न हो जाए और रास्ते अलग न हो जाए। मैं नीरज बाबू एमएलसी साहब आपसे आग्रह करूंगा, आपको बिना पेंदी का लोटा राजद के एक प्रवक्ता खोखो सिंह की बोगो सिंह हमको नहीं याद, बड़ा गाली गलौज किया था, आप उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? वो आपकी जाति है और हम आपके जात के नहीं हैं। लेकिन आप भूमिहार हो सकते हैं, मैं इंसान हूं नीरज बाबू। मेरे कल्चर में मैं आपको भगवान परशुराम का इतिहास याद दिला देना चाहता हूं। वो अताई और आतंक के खिलाफ लड़े थे, वो कभी नफरत नहीं करते थे। सबको एक ही घाटी में मत घाटिए, और सब एक तरह के नहीं होते हैं। काठ की हंडी एक ही बार चढ़ता है नीरज। शायद आप उस वक्त कहाँ थे मुझे नहीं पता है, जब नीतीश कुमार जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था। और हमेशा मैं आपका रिस्पेक्ट किया हूं। जब आप चुनाव लड़े हैं तो मेरा नैतिक समर्थन मेरा और मेरे लोगों का रहा है। मैं कोई ऐसी जिन काम नहीं करता हूँ, मुझे ना तो आपसे कभी भीख की जरूरत पड़ी। 20 सालों में नीतीश कुमार जी से मैंने एक कोई एप्लीकेशन भी दस्तखत नहीं कराया, ना मैं नीतीश कुमार जी से कभी एक काम लिए हूं। यदि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक एक बार भी कोई एक भी मदद पप्पू यादव लिया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जरा आप अपने नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा, अपने गिरबान में झांक के जाखिए कि आप लोग बिना पेंदी के लोटे की तरह, डगरा की बैगन की तरह इधर से उधर करते रहते। मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग आदरणीय स्पीकर साहब और होम मिनिस्टर साहब से कर दिया है। मैं जेपीसी से जांच कराने की मांग कर चुका हूं और पटना हाई कोर्ट में मैं पूरे घटना प्रकरण को 28 पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल के द्वारा आए हुए 150 व्हाट्सएप और 250 एसएमएस, और परसों फिर गुजरात से एक गौ रक्षक ने कहा कि लॉरियन से मत टकराना, मरोगे, और ये पत्रकार के सामने फोन आया था। मैं फिर कहूंगा, आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए। नीतीश कुमार जी से कहिए कि सीबीआई इंक्वायरी दे दे। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। यह कौन स्क्रिप्ट लिखता है? हमें भी बहुत ताकत है नीरज जी, हम आपसे कमजोर, और ना हम आपके मंत्री और ना आपके सरकार से कमजोर है। लड़ने और मरने वाला आदमी किसी भी सरकार से बहुत ऊपर होता है। हम आपसे सुरक्षा नहीं मांगते हैं और ना ही आपसे जिंदगी में मैंने कोई मदद ली। हम आपके लिए मरने गए थे पाटलिपुत्रा होटल। आप ना हो तो नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, रमेश चंद्रा से, और आपके जो पूर्व के डीजी रहे हैं यहाँ झा जी, उनसे पूछिए। आप शायद उस वक्त कहाँ थे मुझको नहीं पता। मलाई खाने के लिए आ गए, लेकिन जब नीतीश कुमार के बनाने की बारी आई थी तो पप्पू यादव। फिर मैं आपसे कहूंगा, हम सिर्फ पाटलिपुत्रा में नहीं थे,
विधानसभा के फ्लोर टेस्ट तक जब लालू यादव जी फ्लोर टेस्ट कर रहे थे तो हम लालू यादव के सामने में, नीतीश कुमार के पक्ष में सदन के भीतर खड़े थे। ये हिम्मत और औकात सिर्फ पप्पू यादव की होती है, चाहे यह मामला कहीं का हो। हम 28-29 दिन झारखंड में बिना सिक्योरिटी के जंगल गए, बम्बई गए और दिल्ली में लगातार लोकसभा में बिना किसी सुरक्षा के मैं जाता हूं। मुझे मरने का डर हो तब तो मैं आपसे भीख मांगू, फिर आप क्यों बिना किसी मतलब के। कौन एसपी ने क्या कहा, मैं एसपी साहब से जरूर आग्रह करूंगा। पैसा कब दिया, कहां दिया, इको पार्क में वो कब घूमने आए, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए। जब उस लड़के को अपना टेलीफोन नंबर याद नहीं था तो दूसरे का नाम कैसे याद आ गया, और इको पार्क में कोई अमुक आदमी उसको कब मिल गया, कहां से मिला, किसने मिलवाया। तो वहां सीसीटीवी फुटेज होगा, उसका मोबाइल होगा, मोबाइल का टोटल नंबर कहाँ है उसका कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल को सार्वजनिक करिए और बताइए कि किस से उससे बातचीत हुई। कभी उस फोन से राजेश की बातचीत हुई है, ABCD जो भी राजेश हो, या राजेश का कॉल डिटेल निकालिए जिस पर आपको शक हो कि उसकी और उसके बीच की बिना बातचीत की तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो टेलीफोन नंबर तो सबसे बड़ा प्रूफ्ड है, दूसरा सीसीटीवी प्रूफ्ड है, तीसरा क्या उस दिन राजेश और वह लड़का इको पार्क में था कि नहीं, तो दोनों का मोबाइल लोकेशन तो होगा। जब आप सब कुछ साइंटिफिक है तो फिर आप किया अपमानित करने की प्रवृत्ति, आपने सिर्फ अपमानित ही नहीं किया एसपी साहब, किसी के कहने पर आपके भी घर में बच्चे और परिवार है, आपको भी कल कोई सुरक्षा की जरूरत पड़ती होगी। क्या आप इस तरह किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? याद है आपको एसपी साहब जब हेमंत साहिब की हत्या हुई थी और गोली लगी थी तो एसपी ने कहा था भगदड़ कर रहे हैं, वैसे गोली उली लगी नहीं है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और 2 घंटे में हेमंत साहिब विधायक की मौत हो गई। आपने तो मेरी सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर ली, मेरी जिंदगी को ही आपने खत्म कर दिया। इतने हल्के में मेरी जान को, मैं वैसे जरूर मैं जाऊंगा लोकसभा के स्पीकर से सोमवार को मिलकर मैं पूरे प्रकरण की जांच चाहूंगा और जिस तरीके से हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, इसके पीछे कौन है जरूर मैं निकालूंगा और मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करूंगा। उसको छोड़ूंगे नहीं, आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एसपी साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप सरकार के आंख कान मत बनिए, आप न्याय और कानून के लिए। मैं दुविधा में नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं पूरी जांच चाहता हूं। एक दिन में बेल हो जाना, एक दिन में बयान ले लेना और एक दिन में छोड़ देना और बिना जेल का बेल हो जाना, धमकी के केसों में इस तरह की प्रक्रिया बाहर कानून और बाहर लोग। इसीलिए मैं बिहार की जनता से बार बार कहता हूं, हम सब मिलकर बिहार में, मैं अभी रेलवे मंत्री से बात कर रहे थे, हम स्मार्ट मीटर को लेकर के परसों मैंने सीधा बिजली मंत्री से कहा कि आप इसको रोकिए, नहीं तो सदन रोकेगा। हमारा मुद्दा कॉमन और आम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। मैं मंत्री कोई हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बिहार और झारखंड के इशू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। झारखंड हमारे लिए प्रायोरिटी होगी, चाहे वो सहारा का मुद्दा हो चाहे रॉयल्टी का मुद्दा हो, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन एक आग्रह मैं करना चाहूंगा और विनम्रता के साथ करना चाहूंगा कि ये जो 2 मुद्दे मैंने आज आपके सामने लाए, पहले मुद्दे हैं बच्चों से जुड़ा हुआ भविष्य,
लगातार हजारों टाइम क्वेश्चन का आउट होना, प्रतिभावान बच्चों की नौकरी में नहीं आना, बिना पैसे वाले गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाना। आप सुने होंगे मैंने ST SC और कॉमन मिडिल क्लास EBC के बच्चों के लिए रेलवे में पास फ्री की बात मैंने की, और मैं लगातार बच्चों पर कोई बोझ न पड़े इसके सवाल को लेकर के बचपन से आज तक आवाज उठाता रहा। मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि पेपर लीक आउट ना हो, एग्जामिनेशन के 1 महीने के बाद रिजल्ट हो और 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करिए, तो बच्चों के साथ बार्गेनिंग की प्रक्रिया कम होगी और दलाल कम होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने रेलवे में भी बोला कि दलाल इतने हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, जब मेरी सरकार बनेगी तो एग्जाम के 1 महीने के अंदर मैं रिजल्ट दूंगा और ठीक 2 महीने के अंदर प्रतियोगिता में पास करने वाले बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। नियोजित संविदा किसी कीमत पर नहीं होगी। बच्चे जितनी भी नौकरी होगी वह कंप्लीट रूप से परमानेंट होगा। एक मुद्दे यह थे और इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। दूसरे मुद्दे जिसको लोगों ने हल्का बना दिया, सरकार गंभीर नहीं है किसी की जिंदगी के प्रति, विपक्ष को वैसे ही खत्म करना चाहती है, चाहे हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो। विपक्ष में इन्हें नहीं जरूरत है किसी को सुरक्षा देने की, इन्हें सिर्फ जरूरत है सत्ता पक्ष के हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके हर तरह के सुख सुविधा को पूरा करना। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप मुझे सुरक्षा न दें, लेकिन आप मेरा अपमान न करें। और इस प्रकरण को मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। पूर्णिया के प्रकरण को हाई कोर्ट में फाइल कर चुका हूं। अगले शुक्रवार तक इसकी पूरी बहस होगी। यहाँ CBI इंक्वायरी नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, या जो लोग इतने गंदे लोगों के साथ मिले हुए हैं और जो मेरी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, उसमें यह सिस्टम भी है। कौन लोग हैं इसके पीछे, इसको तो मैं बिहार की जनता को बता के ही रहूंगा कि मुझे मरवाने के पीछे कौन लोग हैं, सच्चाई से किनको डर है, और पप्पू यादव की सच की आवाज को कौन बंद करना चाहता है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, ना मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन मुझे अपमानित ना करें। और उस बच्चे की, जो आरा के बच्चे हैं, उसका जो मैंने मुद्दा टेक्निकल उठाए हैं, कब थे ये दोनों का टेलीफोन नंबर, लोकेशन, CCTV फुटेज बिहार की जनता को लाइए और ये बताइए कि सही में पप्पू यादव कभी ऐसे प्रकरण का हिस्सा बना है क्या? आपको लगता है कि पप्पू यादव जिंदगी में डर शब्द जानता हो, या पप्पू यादव दूसरों के बैसाखी के सहारे जीता हो, या पप्पू यादव को अपनी लाइफ के लिए भीख मांगना पड़े? बस मेरा एक ही आग्रह है, हम सब मिलकर बच्चों की ये आवाज उठाएं, उसके लिए लड़े और बच्चों के भविष्य के साथ हम साथ में खिलवाड़ रहे हैं। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपके बीच रविवार के बाद सोमवार से लोकसभा के सारे मुद्दों पर, मैं बिहार के मुद्दों पर आपके बीच रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार जोहार, जय भीम।